नमस्कार दोस्तों। रेट मुख्य परीक्षा के लिए हम देख रहे थे सूचना तकनीकी। अभी तक दो क्लासें हुई है हमारी, सूचना प्रौद्योगिकी के आधार और सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण। इनको लेकर जो दो क्लासें हुई है वो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट के अंदर। रेट सूचना तकनीकी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर वो दोनों क्लासें मिल जाएगी। और बाकी जो आगे क्लासें आएगी, 4 क्लासों में चारों टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे, 4 ही टॉपिक है। तो ये क्लास और आगे वाली क्लास एक ही जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर मिल जाएंगे, और बाकी वहां पर जो क्वेश्चनों की हमारी क्लास आएगी वो भी उसी के अंदर मिलेगी। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अनुप्रयोग जैसे ई गवर्नेंस है, ई मित्र है, इंटरनेट है, ये चीजें ना, ई बैंकिंग है, ई कॉमर्स है, इनके बारे में आज हम इस क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। और जो अध्ययन करेंगे यहां पर वो रहेगा आरबीएससी एनसीईआरटी किताबें हैं, उनके अंदर जो टॉपिक दिए गए उन पर आधारित। दोस्तों, 10 में से 10 अंक यानी 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। पांचों के पांचों क्वेश्चन सही होंगे, यानी 10 के 10 अंक आपको इन 4 क्लासों के द्वारा मिलेंगे। दोस्तों, इसलिए सभी साथी अंत तक बने रहे। और ये नोट्स अगर आपको चाहिए कि सर हमें ये नोट्स चाहिए, तो इनके लिए आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। ऐप के स्टोर में जाना होगा, रेट राजस्थान जीके का फोल्डर है, उसके अंदर राजस्थान जीके, राजस्थानी भाषा, शैक्षिक परिदृश्य और सूचना तकनीकी, ये सभी नोट्स वहां पर आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहां पर दी गई है इंस्टाग्राम आईडी, किसी भी प्रकार की कोई आपको आवश्यकता या मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों, चलिए दोस्तों, सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग हम प्रयोग पढ़ रहे हैं, तो उनमें सबसे पहले आता है ई शासन, ई गवर्नेंस। दोस्तों, ई शासन। दोस्तों, आराम से जो थ्योरी यहां पर लिखी गई है, अगर ये आप थ्योरी ही ध्यान से पढ़ लेंगे तो ये मानकर चलिए समझाने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी सिंपल भाषा में थ्योरी है। दोस्तों, देखिए, ई शासन, ई गवर्नेंस को ई सरकार, ई गवर्नमेंट, डिजिटल सरकार, डिजिटल गवर्नमेंट, ऑनलाइन सरकार, ऑनलाइन गवर्नमेंट, या संबंध सरकार, कनेक्टेड गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ई शासन बोल दो या 5-6 ये नाम ले लो, एक ही चीज है, अलग चीज नहीं है। दोस्तों, ऑनलाइन सरकार सबसे बेस्ट नाम, ऑनलाइन सरकार। दोस्तों, ई शासन का अर्थ सरकारी योजनाओं और क्रियाकलापों में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। चाहे सरकारी योजना हो या अन्य कोई भी काम हो, वहां पर अगर सूचना तकनीकी का, लॉकडाउन में हमने अच्छी तरह इसके बारे में देखा, सूचना तकनीकी का प्रयोग करते हैं तो यही होता है हमारा दोस्तों ई शासन। आम नागरिकों, कारोबारियों तथा कर्मचारियों के लाभ के लिए तकनीकों के उपयोग के माध्यम से सरकारी सेवाओं की पहुंच तथा निष्पादन को बढ़ावा देने की प्रक्रिया ई शासन या ई प्रशासन कहलाती है। दोस्तों, समझ में आ गया होगा ई शासन, ई प्रशासन क्या होता है। सीधा सा उदाहरण दूं आपको, ई मित्र पर आप जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं, आप जाते हैं कहां पर, ई मित्र पर। ई मित्र पर आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है और आपका अगले 5-6-7 दिनों में बनकर तैयार हो जाता है। पहले तहसील के चक्कर काटने पड़ते थे, पटवारी के घूमने पड़ते थे, कितना लंबा था। यानी कि पैसों की भी बचत, समय की भी बचत, सब हो रही है ना। दोस्तों, यही है आपकी ई शासन। दोस्तों, आगे चलिए। इस शासन का कार्य नागरिकों को सेवा प्रदान करने, तीव्र, सुविधाजनक, सक्षम और पारदर्शी तरीके से सरकार की विभिन्न एजेंसियों के मध्य संचार तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए सरकार के सभी स्तरों पर आईसीटी का प्रयोग करना है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना है। दोस्तों, इस शासन का अंतिम लक्ष्य ईमेल एवं इंटरनेट के माध्यम से आम जनता की शासन में भागीदारी को बढ़ावा देना तथा शासन को सुगम, सरल व सुधारना है। दोस्तों, इस शासन का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा नागरिकों को एकल बिंदु प्रतिपादन निकाय के माध्यम से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सरकार की जो भी योजनाएं, सरकार की जो भी स्कीमें, वो हर आदमी तक पहुंचे, और पहुंचे किसके द्वारा, एक ही जगह के माध्यम से वो जो आम आदमी है उन योजनाओं का फायदा उठा सके। दोस्तों, वही चीज है। अब यहां पर हम बात करते हैं, जो ई गवर्नेंस है ना, ये अलग अलग प्रकार से चलती है। देखिए यहां पे प्रक्रियाएं, 4 प्रक्रियाएं हैं।
G2G, G2C, G2B, G2E। समझे आप? पहले है G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सरकार से सरकार। इसके अंतर्गत सूचना एवं सेवाओं का प्रवाह विभिन्न सरकारी संगठनों के मध्य होता है। जो सरकारी संगठन है, एक तो ये मानिए कि कोई सूचना है, अजमेर की सूचना है विभाग की, वो जयपुर भेजनी है। आज अगर हम इस तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं तो तुरंत भेज सकते हैं सूचना तकनीकी के द्वारा। पहले जाना पड़ता था, सूचना देनी पड़ती थी, समय लगता था। कोई सूचना है ऑनलाइन है तो जयपुर की सूचना हम पढ़ सकते हैं। फायदा है, सरकार के बारे में हमें वो जानकारी मिल जाती है। यानी पहली बात है कि G2G यानी गवर्नमेंट की अगर कोई सूचना है और गवर्नमेंट के अन्य विभाग में जानी है तो वो इसके अंदर फायदा कर सकती है। इनके मध्य सूचना तकनीकी से क्या हो गई है, एक मिलाप हो गया दोस्तों। दूसरी है G2C, गवर्नमेंट टू क्लाइंट, सरकार से नागरिक। इस मामले में सूचना का आदान प्रदान सरकार व नागरिक के मध्य होता है। आप और हम क्या है, नागरिक, सरकार, सरकारी लोग, उनके मध्य जो सूचनाओं का आदान प्रदान जो ऑनलाइन तरीके से हो रहा है, इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है, वो चीज दोस्तों। तीसरी है G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस, सरकार से व्यापारी। इसके अंतर्गत सूचना का आदान प्रदान सरकार व व्यवसायी के मध्य होता है। जैसे लाइसेंस का परमिट, कोई भी आप चीज ओपन कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं तो आपको लाइसेंस चाहिए। अब लाइसेंस के लिए आपको चक्कर काटने पड़ते थे, आजकल लाइसेंस ऑनलाइन फॉर्म भरिए, आपका लाइसेंस अगले कुछ दिनों में तैयार मिलेगा दोस्तों। तो यह हो गई गवर्नमेंट टू व्यापारी दोस्तों। G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, इसके अंतर्गत सूचनाओं का आदान प्रदान सरकार व सरकारी कर्मचारियों के मध्य होता है। जो एम्प्लॉय यानी जो सरकारी कर्मचारी है उनके मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान। ये चार प्रकार की ई गवर्नेंस की प्रक्रियाएं होती है दोस्तों। नोट, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 2002 को हुआ। ई शासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ई शासन दिवस 25 दिसंबर को, जबकि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस जो प्रोजेक्ट है उस योजना का शुभारंभ हुआ था 15 अगस्त 2002 को। समझ गए? आगे चलिए, अब बात करते हैं ई गवर्नेंस की विशेषताएं। तीन ही विशेषताएं हैं, तीन ही विशेषताओं में आपका कंप्लीट हो जाएगा। कंप्यूटर आधारित फाइलें, आजकल आपने किसी व्यक्ति को देखा है क्या हाथ में बहुत सारी फाइलें लिए हुए? नहीं, सब कुछ आइले ऑनलाइन चलता है मैटर। तो कंप्यूटर आधारित फाइलें, पद सोपान के न्यूनतम स्तर और सूचनाएं आसानी से सर्वत्र उपलब्ध। कोई भी सूचना आप कहीं पर भी, अगर आप कोई चीज डॉक्यूमेंट घर पे भूल गए और आप जयपुर है तो आप कुछ ही सेकंडों के अंदर वो डॉक्यूमेंट अपने आप पास पा सकते हैं। यही है दोस्तों ई प्रशासन के चरण। सबसे पहले कंप्यूटरीकरण, फिर नेटवर्किंग, ऑनलाइन उपस्थिति और ऑनलाइन संपर्क। इन चारों के द्वारा ई प्रशासन है वो काम करता है। कंप्यूटरीकरण, हर सिस्टम को कंप्यूटरीकरण कर दिया गया। फिर नेटवर्क के द्वारा जोड़ दिया गया तो सभी कंप्यूटर आपस में जुड़ गए। फिर ऑनलाइन उपस्थिति, एक जगह हो गई है तो आपकी उपस्थिति एक जगह हो गई है तो वो सभी जगह शो करेगी। और ऑनलाइन संपर्क, सभी से ऑनलाइन संपर्क दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, 1 अप्रैल 2011 से जो सुविधा शुरू की गई उसका नाम है एकल खिड़की, यानी सुगम नाम दिया गया। एकल खिड़की, एक ही खिड़की पर सरकार की हर योजना का लाभ आप उठा सकते हैं। अलग अलग खिड़कियों पर आपको घूमने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ई गवर्नेंस के लिए राज दर्पण नामक बैंक पोर्टल बनाया गया है। ई गवर्नेंस के लिए देवांग मेहता ने ई गवर्नेंस के लिए स्मार्ट गवर्नेंस शब्द का प्रयोग किया। यह क्वेश्चन सीधा बन सकता है कि ई गवर्नेंस के लिए स्मार्ट गवर्नेंस शब्द का प्रयोग किसने किया है? देवांग मेहता ने दोस्तों। समझ गए? अब बात करते हैं ई शासन के द्वारा हमें कौन कौन सी जो योजनाएं हैं, सेवाएं हैं वो दी जा रही है। उनमें पहली आती है ई नागरिक, ई सिटीजन। क्या होता है इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत सरकार एकीकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना, राशन कार्ड व पासपोर्ट जारी करना, पानी, बिजली, टेलीफोन तथा मोबाइल आदि के बिल जमा करना, कर यानी टैक्स जमा करने की सुविधा प्रदान करती है। जो नॉर्मल हमारे काम होते हैं वो एक ही जगह से आप कर सकते हैं, एकीकृत जगह, ई मित्र पर जाकर। समझे? दूसरी है ई परिवहन। परिवहन को लेकर ई प्रशासन में क्या है दोस्तों? देखिए, इसके अंतर्गत सरकार नागरिकों को मोटर वाहन पंजीकरण, चालक आज्ञा पत्र यानी ड्राइविंग लाइसेंस होता है, जारी करना, कर व शुल्क जमा करने
आदि की सुविधा प्रदान करती है एक ही जगह। समझे? ई औषधि, इसके अंतर्गत सरकार देश के विभिन्न भागों में स्थित चिकित्सालयों का नेटवर्क स्थापित कर नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। चेन्नई का डॉक्टर जयपुर में अपना परामर्श दे सकता है। किसके द्वारा? किसके द्वारा? सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा दोस्तों। अगला हमारा चौथा है वो है ई शिक्षा, ई एजुकेशन। इंटरनेट तथा संचार माध्यम जैसे रेडियो, टेलीविजन आदि के द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों, मुख्यतः दूरस्थ स्थानों में स्थित नागरिकों को शिक्षा की सुविधा प्रदान करना। ई पंजीकरण, इसके अंतर्गत सरकार नागरिकों को संपत्ति का पंजीकरण तथा स्थानांतरण, स्टाम्प ड्यूटी जमा कराने की सुविधा प्रदान करती है। इसके अलावा देखिए और भी है ई शासन। विभिन्न शासन सचिवालय एवं सरकारी विभागों के मध्य नेटवर्क की स्थापना करना, जिसे शासन के विभिन्न घटकों के मध्य सूचना का आदान प्रदान होने से शासन प्रक्रिया सरल हो जाएगी। जो भी एक देश राजस्थान सरकार के अनेक विभाग है उनको नेटवर्क के माध्यम से जोड़ देना, जिससे जो सूचनाएं हैं वो आसानी से इधर से उधर हो सके दोस्तों। अगला आ रहा है ई पुलिस दोस्तों। ई पुलिस के अंतर्गत दो प्रकार के डाटाबेस तैयार किए जाते हैं, वैसे तीन है लेकिन दो मुख्य हैं। तीसरा एफआईआर है जो नॉर्मल है। दो प्रकार के देखिए, जिसमें प्रथम प्रकार के डाटाबेस में पुलिस अधिकारियों की सूचना रखी जाती है। पुलिस अधिकारी, कौन सा पुलिस अधिकारी है वो किसके अंदर सफल है दोस्तों, समझे? जिसे आवश्यकता पड़ने पर किसी भौगोलिक क्षेत्र विशेष या किसी कौशल विशेष, कौशल यानी कौन सी कला उस पुलिस अधिकारी में अधिक है, कौशल विशेष की विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति को आसानी से ढूंढा जा सके। अगर पुलिस अधिकारियों का ऑनलाइन कुछ नहीं है, अबे हमें जरूरी पड़ गई किसी पुलिस अधिकारी की, नाम हमें मिल गया लेकिन वो ड्यूटी पर काम है पता ही नहीं है, तो हम उसको कैसे बुला सकते हैं? जबकि पुलिस का काम तो तुरंत का काम होता है। और जब ऑनलाइन पूरा फीडबैक है तो जैसे ही जरूरी पड़ी, चाहे वो बाड़मेर बैठा हो चाहे धौलपुर बैठा हो, जयपुर, उसको बुला लिया जा सकता है दोस्तों। दूसरे प्रकार के डाटाबेस में अपराधियों की जानकारी, उनके द्वारा पूर्व में किए गए अपराधों की जानकारी, अपराध करने के तरीके तथा उनके पहचान चिन्ह आदि की सूचना केंद्रीय डाटाबेस में रखी जाती है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर देश के किसी भी कोने से अपराधी की उपलब्ध समस्त जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है दोस्तों। तीसरा डाटाबेस के अतिरिक्त ऑनलाइन प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज करवाने व उसकी स्थिति ऑनलाइन जानने की सुविधा प्रदान करता है। एफआईआर जैसे ही होती है वो ऑनलाइन कर दी जाती है। अब उसकी क्या स्थिति चल रही है, पुलिस उसमें क्या काम कर रही है, वो ऑनलाइन रहती है दोस्तों। यह है ई पुलिस। आगे देखिए, अगला है ई न्यायालय दोस्तों। ई न्यायालय के अंदर देखिए, इंटरनेट की सहायता से कंप्यूटरीकृत न्यायालय लॉकडाउन में चला था। देखिए, ई न्यायालय के अंतर्गत सभी केसों तथा अपीलों का डाटाबेस तैयार किया जाता है। जो भी केस है, जो भी अपील है, उनका डाटाबेस तैयार रहता है तथा न्यायालय के इंटरनेट पर उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था से उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालयों में अपीलों को टाला जा सकता है, क्योंकि इसमें उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आवश्यकता पड़ने पर इंटरनेट पर उपलब्ध जिला व सत्र न्यायालय के केस तथा केस के संदर्भ में दर्ज किए गए तथ्यों के आधार पर अपना निर्णय सुना सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा ई प्रजातंत्र, ई प्रजातंत्र, ई डेमोक्रेसी, ई शासन, ई प्रजातंत्र को अंकित करता है, जहां पर आम जनता तथा सरकार के मध्य अन्योन्य क्रिया होती है। सरकार जनता के लिए काम करे और जनता तक वो काम तुरंत पहुंचे, यह मान के चलिए ई प्रजातंत्र ही है आपका। हो गए दोस्तों। अब आगे चलिए, अब बात करते हैं ई गवर्नेंस से संबंधित कार्यक्रम। तीन है, SWAN, SDC और NKN। SWN स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। यह नेटवर्क केंद्रीय परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रदान किया जाता है। जो केंद्रीय परियोजनाएं उनको अगर सुविधाजनक बनाना है तो उसके लिए SWAN नेटवर्क दोस्तों। SDC स्टेट डाटा सेंटर, इसके द्वारा राज्य सरकार से संबंधित विभिन्न आंकड़ों का संकलन किया जाता है। और NKN नेशनल नॉलेज नेटवर्क, राष्ट्रीय स्तर पर तीव्र गति से डाटा उपलब्ध करवाने की स्थापना वर्ष 2008-9 के अंदर हुई दोस्तों। यह कार्यक्रम थी ई गवर्नेंस से संबंधित दोस्तों। अब बात करते हैं ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस की।
फिर लाभ भी पढ़ेंगे, क्या लाभ है इसके। प्रथम ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 1997 में हैदराबाद में आयोजित हुई। इसका आयोजन लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग भारत सरकार के द्वारा किया गया था। सीधा क्वेश्चन आ गया कि ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस, पहली ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब और कहां हुआ? 1997 में हैदराबाद के अंदर। 23वीं ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 7 से 8 फरवरी 2020 को मुंबई में हुई, जिसका विषय भारत 2020 डिजिटल परिवर्तन, भारत 2020 डिजिटल परिवर्तन था। यह 23वीं ई गवर्नेंस थी दोस्तों। आ गया समझ में ये चीज। अब बात करते हैं ई शासन ई गवर्नेंस के लाभों की। देखिए, पहला, इसके द्वारा सरकार व जनता के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान सुविधा के साथ जल्दी त्वरित होता है दोस्तों। सरकारी कार्यालयों व नागरिकों के मध्य दूरियां कम होती है। नागरिकों के समय व धन की बचत होती है। इससे प्रशासन के कार्यों में पारदर्शिता आती है। पारदर्शिता से सरकार के कर्मचारियों व भ्रष्टाचार में कमी होती है। अगर कोई चीज में पारदर्शिता आएगी तो भ्रष्टाचार अपने आप कम होगा। यह सभी नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता को सुधारने का अवसर प्रदान करता है। यह नागरिकों को सेवा प्रदान करने की सुविधा को सरल बनाता है। इसके अलावा सरकार के आंतरिक व बाह्य क्रियाकलापों को नागरिकों की आवश्यकता के लिए शीघ्र उत्तर देने वाला बनाता है और प्रशासन को घूसखोरी व बिचौलियों से मुक्त बनाता है। कौन? ई प्रशासन। आपको जरूरत ही नहीं है कि आप बिचौलिया ढूंढो, सब कुछ है वो एक साइट पर आपको मिल जाता है। कंप्यूटर ओपन करो, देखो, वहां पर सब कुछ मौजूद है, आप देख सकते हो, आप अपना काम कर सकते हो वहां पे। यह है ई गवर्नेंस दोस्तों। दूसरा अनुप्रयोग है सूचना जो प्रौद्योगिकी है उसका है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में। सुना होगा बहुत। तो देखिए, डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक नई योजना है। इसका शुभारंभ जुलाई 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था दोस्तों, जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल तरीके से सशक्त समाज व ज्ञान अर्थव्यवस्था में तब्दील करना है। डिजिटल इंडिया एक व्यापक कार्यक्रम है जो अनेक सरकारी मंत्रालयों और विभागों को सम्मिलित करता है दोस्तों। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का समन्वय DEITY डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा किया जाना है। कार्यक्रम का समन्वय दोस्तों, यह नॉर्मल जानकारी है डिजिटल इंडिया के बारे में। अब देखिए, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की अगर हम बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम विजन 3 प्रमुख क्षेत्रों पर निम्न प्रकार से केंद्रित रहता है। कैसे? देखिए, पहला, हर नागरिक के लिए उपयोगिता के तौर पर डिजिटल ढांचा, यानी हर नागरिक डिजिटल बने। मांग पर संचालन व सेवाएं, जो व्यक्ति की नागरिक की मांग है वो क्या हो? डिजिटल हो। और नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण, हर एक नागरिक को हम डिजिटल बनाए, उसको सशक्त बनाए डिजिटल में। समझे? ये 3 है दोस्तों। अब देखिए, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की हम बात कर रहे हैं तो इसकी उपयोगिता देख लेते हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख उपयोग के रूप में हाई स्पीड इंटरनेट दी जाए। डिजिटल पहचान अंकित करने वाला ऐसा उद्गम स्थल जो अनोखा, ऑनलाइन और हर नागरिक के लिए प्रमाणित करने योग्य हो। मोबाइल फोन व बैंक खातों की ऐसी सुविधा जिसे डिजिटल व वित्तीय मामलों में नागरिकों की भागीदारी हो सके। साझा सेवा के अंदर तक आसान पहुंच हो। पब्लिक क्लाउड पर साझा करने योग्य निजी स्थान व सुरक्षित साइबर स्पेस हो। यह उपयोगिता है। नॉर्मल सी जानकारी आपके लिए दोस्तों, कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, दिक्कत ना हो आपको। आगे चलिए, डिजिटल भारत कार्यक्रम की योजनाएं, 9 स्तंभ 9 योजनाएं इसके अंदर। यहां एक ही में अगर बड़ा लिखता, मैंने एक ही ये मानिए कि पैराग्राफ में लिख दी सभी योजनाएं। डिजिटल इंडिया में 9 स्तंभ सम्मिलित है। ब्रॉडबैंड हाईवे, मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए सार्वभौमिक एक्सेस, जनता इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, जनता इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम। ई गवर्नेंस तकनीकी के जरिए सरकार में सुधार, ई गवर्नेंस तकनीकी के जरिए सरकार में सुधार। ई क्रांति, सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान करना, सभी के लिए सूचनाएं, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन, नौकरियों के लिए IT, जल्दी पैदावार कार्यक्रम। ये सभी एक मिश्रित कार्यक्रम है और इन सभी मंत्रालयों व सरकारी विभागों से जुड़े हुए कार्यक्रम। ये 9 विभाग है, 9 कार्यक्रम है दोस्तों। समझ गए? डिजिटल भारत कार्यक्रम की ये योजना है दोस्तों। आ गया समझ में आपको डिजिटल कार्यक्रम।
अब आगे चलते हैं तीसरे अनुप्रयोग में। तो तीसरा प्रयोग आता है ई मित्र के रूप में, और सब जानते हैं, रीट का फॉर्म भी आपने ई मित्र के जरूर भरा होगा, तो ये सब जानते हैं आप। ई मित्र का अर्थ होता है इंटरनेट से दोस्ती। मित्र, इंटरनेट, मित्र, इंटरनेट से दोस्ती। ई मित्र राजस्थान सरकार द्वारा सरकार के विभिन्न कार्यों का फायदा उठाने के लिए सभी जिलों में ऑनलाइन तथा ऑफलाइन कार्य करने के लिए बनाई गई एक ई गवर्नेंस योजना है। ई गवर्नेंस योजना ये ई मित्र दोस्तों। ई मित्र श्रेणी G2C श्रेणी यानी सरकार से नागरिक की ई नागरिक सेवा है। ई मित्र योजना का प्रारंभ भारत में 1997 के अंदर बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर किया गया था। सबसे पहले कर्नाटका में ई मित्र चला था, बेंगलुरु के अंदर। राजस्थान में ई मित्र योजना का प्रारंभ 30 मार्च 2002 में जयपुर व झालावाड़ से किया गया। यहां से एक इंपॉर्टेंट ई मित्र सा क्वेश्चन बन सकता है। 30 मार्च 2002 को तो जयपुर और झालावाड़ में किया गया, लेकिन 17 मार्च 2006 अगले 4 साल बाद ई मित्र योजना को संपूर्ण राजस्थान में लागू किया गया। इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। भारत की बात करते हैं तो बेंगलुरु रहेगा 1997। ई मित्र के सॉफ्टवेयर का निर्माण सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग भारत सरकार द्वारा किया गया दोस्तों। ई मित्र PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर कार्य करता है। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों से जुड़ी 105 सुविधाओं को ई मित्र पोर्टल से जोड़ा है। ई मित्र शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू रहता है। यह नहीं है कि सिर्फ शहरी में, हर जगह मिल जाएगा आजकल आपको। अब देखिए एक क्वेश्चन ये बन सकता है आपके लिए। शहरी क्षेत्र में ई मित्र लोक मित्र कहलाता है, ग्रामीण क्षेत्र में ई मित्र जन मित्र कहलाता है। समझ गए? इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर भी इसको कहा जाता है। CSC का प्रारंभ 2006 में किया गया। अब ई मित्र पर आप क्या कर सकते हैं, यह देखिए। पानी बिजली के बिल जमा करवाने, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट समेत 10 तरह के प्रमाण पत्र ई मित्र कियोस्क पर उपलब्ध है। इनके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र, पेंशनर्स का मेडिकल रीएम्बर्समेंट, पुलिस वेरिफिकेशन, घरेलू नौकर का सत्यापन, किराएदार का सत्यापन, हाउसिंग बोर्ड की मासिक किस्त, समाज कल्याण विभाग की योजनाएं, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, नया ड्राइविंग लाइसेंस, डुप्लीकेट RC समेत कई ऐसी सुविधाएं हैं जो ई मित्र पर उपलब्ध है। ई इंडिया अवार्ड 2013 ई मित्र को दिया गया। ई इंडिया अवार्ड 2013 किसको मिला था? ई मित्र को मिला था दोस्तों। ये ई मित्र की सेवाएं, इसके अलावा बहुत है। सरकार की हर योजना ई मित्र पर उपलब्ध है दोस्तों। समझ गए आप? अब चलिए हम ओपन करते हैं SSO। क्या है ये चीज? SSO सिंगल साइन ऑन। 2016 में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने ई मित्र के पुराने पोर्टल को एक नया रूप दिया जिसे SSO कहा जाता है। ई मित्र प्लस 2018 में ई मित्र का नया पोर्टल प्रारंभ किया गया जिसे ई मित्र प्लस कहा गया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान डिजीफेस्ट उदयपुर से ई मित्र प्लस का लॉन्च किया था दोस्तों। पंजीकरण आईडी प्रत्येक ऐसे नागरिक के लिए एक अद्वितीय पंजीकरण संख्या है जो इंटरनेट आधारित व कियोस्क ई मित्र सर्वर का उपयोग करने के लिए तैयार करता है। अगर आप SSO ओपन करते हो तो आपको पता है उस पर आपकी आईडी बनती है और नीचे पासवर्ड बनते हैं, यानी उस आईडी का आप ही उपयोग कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं दोस्तों। यह है आपका ई मित्र जिस पर क्या क्या सेवाएं उपलब्ध है, वो सभी सेवाएं मैंने बता दी दोस्तों। और कब बना, राजस्थान में कब लागू हुआ, पूरे राजस्थान में कब लागू हुआ, सब जानकारी दे दी। आगे चलिए 4 नंबर पे आता है ई वाणिज्य, ई कॉमर्स दोस्तों। ई कॉमर्स, ई वाणिज्य, चलो इसके बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य, ई कॉमर्स या ई वाणिज्य। ई कॉमर्स का अर्थ है इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना। आजकल ये मानकर चलिए आपको 2 पेन ही चाहिएंगे तो आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन ये चीजें यूज करते हैं, तो वो ई कॉमर्स ही है दोस्तों। ई कॉमर्स, अगर आप मोबाइल से कोई घर पर सामान मंगाते हैं तो वो क्या है, चाहे फ्लिपकार्ट यूज करो, चाहे अमेजोन यूज करो, चाहे मंत्रा यूज करो या अदर जो भी चलते हैं, स्नैपडील यूज करो, सब चलते हैं, उनमें से कोई को अगर आप यूज करके कुछ भी मंगवा रहे हैं तो वो क्या है, ई कॉमर्स है। समझ गए आप? ई वाणिज्य उन वृहद प्रास के ऑनलाइन व्यापारी
व्यापारिक कार्यों को अंकित करता है जिनमें उत्पाद व सेवा खरीदी व बेची जाती है। ई वाणिज्य उन सभी वाणिज्य गतिविधियों से संबंधित है जिसमें दो या दो से अधिक पक्ष, व्यापारी या ग्राहक, भौतिक संपर्क या भौतिक विनिमय के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अनोन्य क्रिया करते हैं। सीधा समझ गए। अब आपने कोई सामान देख लिया, आपको चाहिए घड़ी, वो घड़ी आपको पसंद आई है, लेकिन वो शॉप है वो कहाँ पर है? दिल्ली में। आप बैठे हैं कहाँ पर? जयपुर में। अब आप जाकर लेकर आओगे क्या? नहीं। आपने क्या किया? तुरंत ऑनलाइन सर्च किया, अगर ऑनलाइन है तो तुरंत उस पर पेमेंट किया और घड़ी अगले 3 से 4 दिनों में आपके घर पहुंच जाती है। समझे आप? यही है दोस्तों, यही चीज देखिए यहां पर लिखी गई है। आगे देखिए, ई व्यापार, ई बैंकिंग, ई शॉपिंग आदि ई वाणिज्य के ही भाग है। चाहे आप ई व्यापार करो, चाहे ई बैंकिंग बोलो, चाहे ई शॉपिंग बोलो, ये सब ई वाणिज्य, अर्थात संगठनों के मध्य तथा व्यापारिक संगठन एवं व्यक्ति विशेष के मध्य व्यापारिक गतिविधियों की उत्पत्ति, बदलाव व संबंधों की पुनर्परिभाषा के लिए इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम तथा डिजिटल सूचना प्रसंस्करण तकनीकों का उपयोग ई वाणिज्य कहलाता है दोस्तों। अब जैसे हमने ई प्रशासन या ई गवर्नेंस के जो प्रकार देखे थे, उसी प्रकार ई व्यापार के भी प्रकार है। 3 प्रकार है, B2B, B2C, C2C। B2B, बिजनेस टू बिजनेस। इस तरह के व्यापार में इंटरनेट के माध्यम से एक कंपनी दूसरी कंपनी को प्रोडक्ट उत्पाद बेचती है। B2B यानी बिजनेस टू, कंपनी से कंपनी, आप इसमें नहीं आ रहे, कंपनी से कंपनी ने जो है ऑनलाइन खरीदारी हो रही है और बेच रहे हैं। दूसरा बिजनेस टू कस्टमर। इस तरह के व्यापार में इंटरनेट के माध्यम से कंपनी अपने प्रोडक्ट कस्टमर उपभोक्ता को बेचती है। इसके तहत कंपनी अपने प्रोडक्ट की समस्त सूचनाएं वेबसाइट के माध्यम से उपभोक्ता को देती है। जो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है उनसे आप लेते हैं, वहां पर सब जानकारी दी हुई होती है ना, वो चीज। C2C, कस्टमर टू कस्टमर। इसके तहत कोई उपभोक्ता वेबसाइट पर किसी व्यक्तिगत वस्तु की बोली लगा सकता है दोस्तों। ये 3 प्रकार का व्यापार होता है। अब बात करते हैं ई कॉमर्स का कार्य क्षेत्र। सॉफ्टवेयर का विक्रय करना, मनोरंजन सुविधाएं देना, माल का विक्रय या लीज पर देना, विज्ञापन की सुविधा, पर्यटन का विकास, बैंकिंग और तकनीकी आदि सुविधाएं देना, विश्व स्तरीय व्यापार करना। ई कॉमर्स के द्वारा यह सभी संभव है। एक मनोरंजन सुविधा, आप फिल्म देखना चाहते हैं, पहले लाइन लगना पड़ता था, वहां टिकट मिलती थी सिनेमाघर में। आज ऑनलाइन बुक कीजिए फटाफट, जब शो है उससे 5 मिनट पहले जाकर बैठ जाइए। यह चीज है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं ई कॉमर्स हेतु आवश्यक तत्वों की। पक्षकारों की पहचान, शोधों की गोपनीयता, नेटवर्क की सुरक्षा, शिकायत निवारण की सुविधा, मुद्रा के विनिमय की सुविधा, ये आवश्यक तत्व होते हैं ई कॉमर्स के लिए। ये जो पढ़ा वो है। अब हम बात करते हैं कि जो ई कॉमर्स है ये हमने अपनाया तो इससे कुछ लाभ हुआ है या हमें घाटा हुआ है। चलिए देखते हैं ई वाणिज्य के लाभ। वस्तु एवं सेवाओं को चुनने से पूर्व क्रेता, खरीदने वाला, घर बैठे विभिन्न विक्रेताओं की वेबसाइट पर जाकर उसकी विशेषताओं व कीमतों आदि की तुलना कर, जिससे बहुत कम प्रयास में इच्छित वस्तु के बारे में संपूर्ण यानी पूर्ण जानकारी तथा चयन के लिए कई विकल्प उपलब्ध होते हैं। अगर आपको क्या चाहिए मित्रों, आपको चाहिए एक टी शर्ट पहनने के लिए। अब आप जैसे ही गए तो आपको हजारों ब्रांड, अलग अलग प्रकार की टी शर्टें आपको शॉपिंग ऐप पर मिल जाएगी। आप सबको चेक करते हैं, 10 को, 20 को, 30 को, 40 को, 50 को, 100 को, 1000 को चेक करते हैं। चेक करने के बाद जो आपको अच्छी लगती है, आपको वाजिब रेट लगती है, उसको आप क्या कर लेते हैं, ऑनलाइन मंगवा लेते हैं। यही चीज बताइए पहले। ई वाणिज्य से उत्पादक तथा क्रेता के मध्य मध्यस्थों की श्रृंखला छोटी होने से विपणन लागत में कमी आती है, जिससे उत्पादक व क्रेताओं को तुलनात्मक रूप में कम मूल्य पर वस्तु खरीदने के अवसर भी प्रदान हो जाते हैं दोस्तों। तीसरा लाभ देखिए, इसमें व्यापारिक सूचनाओं का आदान प्रदान इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन होने के कारण व्यापारिक सूचनाओं के आदान प्रदान की लागत व समय में भी कमी आती है। आप कोई दुकान पर जाकर वहां से सामान तो देख नहीं रहे, आप तो मोबाइल में देख रहे, तो जो दुकानदार है उसको अगर आपको वो 20 टी शर्ट दिखाएगा, आधा घंटा लग जाएगा, उसका समय खराब नहीं हो रहा। आपने जब भी आप फ्री हुए तब आप देख सकते हो, आपका भी जो काम का समय उसको आपने खराब नहीं किया। ये भी बचत होती है, समय की बचत होती है, लागत की बचत। अगर आप जाकर लेकर आएंगे तो आपके जाने आने का खर्चा लग जाएगा। विपणन सरल व असरदार हो जाता है, व्यापारी को इसके माध्यम से विश्वव्यापी बाजार उपलब्ध हो जाता है। अब यहां पे नहीं है, आप चाहे छोटे से गांव में रहते हैं और आपने
ई कॉमर्स के द्वारा ऑनलाइन चीजें हैं वो बेचना शुरू कर दी। तो आप छोटे गांव में रह रहे हैं तो आपको कोई जरूरी नहीं है कि आपके यहां पर कस्टमर आएंगे या नहीं, ऑनलाइन कस्टमर मिल रहे। समझे आप? ई वाणिज्य ने सभी प्रकार के लाइसेंस प्राप्त करने की क्रियाविधि, सरकार से संबंधित अन्य क्रियाकलापों व प्राप्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बना दिया। सब कुछ ऑनलाइन हो गया, कोई टैक्स नहीं चुरा सकता, लाइसेंस लेना अनिवार्य हो गया है। समझे आप? ये चीज है दोस्तों, ये है ई गवर्न सॉरी ई कॉमर्स। पांचवा अनुप्रयोग आता है इंटरनेट बैंकिंग पर, और यह समझना भी इंपॉर्टेंट है और सब यूज करते हैं। फोन पे कौन यूज नहीं करता है? कमेंट करके बताइए कौन साथी है आज के समय में फोन पे, गूगल पे या जो पेटीएम होता है ये यूज नहीं करते। यही इंटरनेट बैंकिंग है, या हम जो हमारा बैंक है उसकी खुद की ऐप यूज करते हैं, तो वही क्या है? इंटरनेट बैंकिंग है दोस्तों। किसी भी बैंक द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं को किसी भी स्थान से कंप्यूटर, मोबाइल या किसी अन्य यंत्र के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से प्रयोग करना इंटरनेट बैंकिंग कहलाता है। आप बैंक जाने की जरूरत नहीं है। अगर बैंक में रुपए हैं तो, रुपए नहीं है तो जाओ उसमें डलाओ। समझा? अगर बैंक के जो आपका खाता है उसमें रुपए है तो आपको निकलाने के लिए या कोई सामान लेना है तो आपको रुपए चाहिए, तो आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज कीजिए, आप बैंक या एटीएम मत जाइए। समझे आप? ये चीज है दोस्तों। इसके लिए बैंक वेबसाइट व मोबाइल ऐप बनाकर उसे अपने ग्राहकों को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध करवाते हैं दोस्तों। इंटरनेट बैंकिंग को कई नामों से जाना जाता है, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ई बैंकिंग इत्यादि, लेकिन इन सब का आज से एक ही होता है, इंटरनेट बैंकिंग दोस्तों। समझ गए? आगे चलिए मित्रों। मोबाइल बैंकिंग में हम मोबाइल फोन पर इंटरनेट के माध्यम से बैंक के कार्य कर सकते हैं। कौन कौन से कार्य कर सकते हैं आगे बता दूंगा मैं, बहुत सारे कार्य, जो भी कार्य है ना वो सब कार्य बताऊंगा मैं। अब बात करते हैं इंटरनेट बैंकिंग के लाभ, और यहीं पर कार्य हैं। इस प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ, कोई भी व्यक्ति घर, कार्यालय, कहीं से भी बैंकिंग सुविधा का लाभ उठा सकता है। आपको बार बार बैंक के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब देखिए, अपने खाते की शेष राशि की जानकारी आप ले सकते हैं, अपने खाते में हुए लेन देन की बैंक स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। नया एफडी या अन्य खाता खोलना हो तो आप यहां से खोल सकते हैं। मोबाइल रिचार्ज आप यहां से कर सकते हैं। बिजली, पानी, डिश टीवी, अन्य बिलों का घर बैठे भुगतान आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। अपने खाते का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, खाते में कितना रुपया कैसा है वो स्टेटमेंट देख सकते हैं। चेकबुक घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं आप। इसके अलावा ऑनलाइन खरीदारी करना, आप जो हम पहले बात कर रहे थे ना ई कॉमर्स, वो चीज इसके द्वारा आप कर सकते हैं। बैंक से किसी भी उपलब्ध बैंकिंग सेवा की मांग करना व शिकायत दर्ज करवाना ऑनलाइन कर सकते हैं। अपने खाते की जानकारियां देखना व उसमें कुछ परिवर्तन करना हो तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। शेयर बाजार व अन्य विभिन्न निवेश ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आप शेयर बाजार में रुपए लगाना चाहते हैं तो ऑनलाइन लगा सकते हैं, बैंक में से रुपए लेकर आने की जरूरत नहीं है। बस, रेल व अन्य टिकट इंटरनेट से आप बुक कर सकते हैं। अपना टैक्स व अन्य भुगतान ऑनलाइन भर सकते हैं। ऑनलाइन डीडी डिमांड ड्राफ्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अपने लोन व अन्य खातों का विवरण देख सकते हैं। जीवन बीमा, वाहन बीमा, अन्य बैंकिंग सेवाएं और उत्पाद ऑनलाइन खरीद सकते हैं दोस्तों। यह है इंटरनेट बैंकिंग के कार्य लाभ हमारे लिए। आगे चलिए, छठवां अनुप्रयोग आ रहा है प्राइवेट की एंड पब्लिक की दोस्तों। देखिए, ये ऐसी सुविधा है जो कि सुरक्षा से संबंधित है। जब किसी फाइल को नेटवर्क में अपलोड या डाउनलोड किया जाता है तो कुछ यूजर फाइल के साथ छेड़छाड़ अथवा उसे चुरा लेते हैं। अननोन यूजर, हम कोई फाइल है उसको अपलोड कर रहे हैं या डाउनलोड कर रहे हैं तो बीच में कोई घुस जाता है वायरस के रूप में। समझे? इससे बचने के लिए फाइल को इनक्रिप्शन व डिस्क्रिप्शन कोड यूज में लेते हैं तथा यह कोड बाइनरी संख्या में होता है। इनक्रिप्शन यानी इनकोड, डिस्क्रिप्शन यानी डीकोड। समझे आप? ये कोड काम में लिया जाता है। ये भी क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी का ही भाग है दोस्तों। आगे आते हैं ई लर्निंग, जो आप अभी कर रहे हैं। ई लर्निंग जो आप कर रहे हैं, समझ गए होंगे पूरा का पूरा मैटर यहां से। चलिए देखते हैं। ई लर्निंग को इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग, डिस्टेंस एजुकेशन, आभासी लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन शिक्षा, वेब आधारित प्रशिक्षण, इन नामों से बना जाता है ई लर्निंग। इतने नामों से दोस्तों।
इलेक्ट्रॉनिक तरीकों के द्वारा सीखने, प्रशिक्षण या शिक्षा के प्रोग्रामों का प्रतिपादन करना ही ई लर्निंग है। इलेक्ट्रॉनिक, आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ये क्लास ले रहे हैं, समझ गए आप। ई लर्निंग में प्रशिक्षण, शैक्षणिक या सीखने की सामग्री को कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के उपयोग से उपलब्ध कराई जाती है, जिस प्रकार आप यहां पर देख रहे हैं दोस्तों। अब बात करते हैं ई लर्निंग की विधा की। आज ई लर्निंग के कई तरीके उपलब्ध है। एक सीखने वाला अपनी आवश्यकता एवं सुविधा के अनुसार इनमें से किसी एक विधा या एक से अधिक विधा का मिश्रण उपयोग अपने ज्ञान वृद्धि के लिए कर सकता है। कौन कौन सी विधाएं चल रही है ई लर्निंग की? पहली विधा आपकी स्क्रीन पे, शुद्ध ऑनलाइन। ऑनलाइन लर्निंग में प्रशिक्षु कंप्यूटर के माध्यम से संचार कर अध्ययन सामग्री प्राप्त कर सकता है। सीधी बात, मान लीजिए आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, अब आपको अध्ययन सामग्री चाहिए तो आप सीधा यूट्यूब पे आए, आपने सर्च किया, जो टॉपिक चाहिए आपको वीडियो मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं, समझ गए। सिंक्रोस लर्निंग में प्रशिक्षु एवं प्रशिक्षक भौतिक रूप से दूर दूर होने के बावजूद वास्तविक समय में एक दूसरे से अनोन्य क्रिया करते हैं, जैसे लाइव रेडियो प्रसारण सुनना, लाइव टेलीविजन प्रसारण देखना, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव सैटेलाइट प्रसारण, ऑनलाइन लेक्चरर। अगर ये तो चलो ऑफलाइन क्लास थी हमारी, प्रीमियम वीडियो डाला है हमने, लेकिन अगर मैं ऑनलाइन रहता, आप क्वेश्चन पूछ सकते थे, मैं उसका उत्तर दे सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी ना। वो चीज है सिंक्रोस दोस्तों। तीसरी आती है हमारी अनसिक्रोस लर्निंग में प्रशिक्षु व प्रशिक्षक भौतिक रूप से दूर होते हैं, उनके मध्य वास्तविक समय में अनोन्य क्रिया नहीं होती है, जैसे इंटरनेट या सीडी रोम पर उपलब्ध। यानी कि मैंने ये क्लास डाली है ना, ये आती है अनसिक्रोस के अंदर। मैं आपके साथ जुड़ा हुआ नहीं हूं, बहुत दूर हूं, और ना मैं आपके अभी लाइव के अंदर जो आपका पर्सन है उसका उत्तर दे पाऊंगा। ये चीज है दोस्तों। उपलब्ध अध्ययन सामग्री है, ऑडियो वीडियो टेप पर उपलब्ध है, अध्ययन है, सामग्री है, या ईमेल संदेश है, या यूट्यूब के जो पुराने वीडियो है अगर वो आप देखते हैं दोस्तों। उपदेशक से मार्गदर्शित समूह है, स्व-अध्ययन है, किससे? ई लर्निंग से ही है। विषय विशेषज्ञ के साथ स्व-अध्ययन है, मिश्रित ई लर्निंग है, वेब आधारित ई लर्निंग है, कंप्यूटर आधारित ई लर्निंग है, इसके अलावा ऑडियो वीडियो टेप से ई लर्निंग है। ये सभी ई लर्निंग है जो हमने ऊपर देख लिए। बात करें ई लर्निंग के लाभों की, क्या लाभ है? यदि प्रशिक्षु को विषय वस्तु पूर्ण रूप से समझ में नहीं आई हो तो वह उसकी पुनरावृत्ति कर सकता है। यह वीडियो आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो आप दूसरी बार देख सकते हो, तीसरी बार देख सकते हो, चौथी बार देख सकते हो, पांचवी बार देख सकते हो, अनंत बार देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑफलाइन अगर आप क्लास ले रहे हो, एक बार आपको बताया जाएगा, एक बार आपने मांग की तो दूसरी बार बता दिया जाएगा, तीसरी बार तो बताया ही नहीं जाएगा। यह बात है दोस्तों। इसमें प्रशिक्षु स्वयं की गति के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है, अर्थात ये इंटरेक्टिव होती है। इसमें प्रशिक्षण पाना आसान है, वह कम खर्चीला होता है। ना आपको बस का किराया देख के कहीं पे जाना है, ना आना है, तो समय खराब नहीं हो रहा है। ना वहां पर बस पे जाओगे तो कहीं पर जाओगे तो वहां पर भी शुल्क लेंगे, वो शुल्क भी यहाँ पे नहीं है, और शुल्क यहाँ पर अगर मिल रहा है तो वो भी बहुत कम में मिल जाता है। सीखने का वातावरण अन्वेषी व सहयोगात्मक होता है। प्रशिक्षु सुविधा अनुसार कभी भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। यह नहीं है कि आपको जब क्लास आई उसी समय, आप 2 घंटे बाद भी देख सकते हो जब आपको समय मिलता है, समझे आप। इसके माध्यम से प्रशिक्षक आसानी से विषय वस्तु में परिवर्तन कर सकता है तथा सामग्री को सस्ते में विश्व भर में आसानी से बेच सकता है। यह हमारे लिए, समझे आप। आगे देखिए, प्रशिक्षण इंटरनेट पर देने के कारण यात्रा के समय व खर्च की बचत होती है, जो मैंने पहले बता दिया। प्रशिक्षु को प्रशिक्षण का शुल्क अदा करने के भी कई आसान विकल्प होते हैं। अगर आप जो है पेड कोई कोर्स लेते हैं तो वहां पर आसानी से आप घर बैठे वो क्लासें ले सकते हैं, ऑनलाइन उनका पेमेंट कर सकते हैं। ये हो गए ई लर्निंग के लाभ। जहां पर लाभ है वहां पर हानियां होगी, तो ये रही आपकी हानियां। इसमें प्रशिक्षकों को कंप्यूटर की आधारभूत जानकारी न होने से इसके माध्यम से सीखने से समस्या आती है। पहली बात, कंप्यूटर मोबाइल की जानकारी नहीं है तो दुविधा होगी। प्रशिक्षण अनुप्रयोग तथा विषय वस्तु को डाउनलोड करने में समय लगता है। प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने में समय लगता है तथा इसको तैयार करने का शुरुआती खर्च अधिक होता है। प्रशिक्षु का मूल्यांकन व पुनर्निवेश सीमित होता है। यह हानियां है मुख्य रूप से। 8वां अनुप्रयोग आता है ई डिजाइनिंग, CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। समझे, कंप्यूटर एडेड डिजाइन
में इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न सॉफ्टवेयरों की सहायता से आर्किटेक्चरल डिजाइन से लेकर इंजीनियरिंग डिजाइन तक सभी तरह की डिजाइन कम समय में एवं सही माप के साथ तैयार की जा सकती है। फैशन डिजाइनिंग में अब सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता प्रचुर मात्रा में होने लगी ई डिजाइनिंग के द्वारा। दोस्तों, नौवां आता है हमारा आयुष्मान डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, प्रारंभ जो 27 दिसंबर 2021 से किया गया। करंट का क्वेश्चन बन सकता है। देश के सभी नागरिकों के स्वास्थ्य का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए आयुष्मान डिजिटल स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया। 10वां अनुप्रयोग आता है स्वामित्व योजना। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2020 को दूरदर्शन एवं मोबाइल स्क्रीन पर लाइव प्रसारण के जरिए औपचारिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक से गांव के सर्वेक्षण व नक्शे पर आधारित स्वामित्व योजना की शुरुआत की। तो यह भी क्या हो गया, आपकी अनुप्रयोग हो गया सूचना प्रौद्योगिकी का। यह अनुप्रयोग है जो आपको पढ़ने 10 अनुप्रयोग है। मित्रों, समझ में अगर कम आया है, समझने वाली तो बात है ही नहीं, कंप्यूटर है, पढ़ना है, लेकिन 2 या 3 बार इस क्लास को आप देख लेंगे, या ये नोट्स ऐप पर उपलब्ध है, वहां से नोट्स पढ़ लो। आप नोट्स 2 या 3 बार पढ़ लो, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना मैं कहता हूं। अब बात कर लेते हैं सूचना संचार तकनीकी से संबंधित कुछ तथ्य हैं महत्वपूर्ण। चलिए उन तथ्यों को, एक ही स्क्रीन पर है ये सभी तथ्य। 18 अक्टूबर 2000 सूचना तकनीकी कानून बना। 2001 में ई गवर्नेंस वर्ष के रूप में मनाया गया 2001 को। 2002 में ई गवर्नेंस अधिनियम बना। 2002 से 2007 में ई गवर्नेंस पंचवर्षीय योजना आई। 21 जनवरी 2004 में किसान कॉल सेंटर, ये रहा नंबर, किसान कॉल सेंटर नंबर जारी किए गए। मार्च 2004 में ई गवर्नेंस का न्यूनतम एजेंडा पारित किया गया, मार्च 2004 में। 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। 18 मई 2006 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना आई। सितंबर 2006 में सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर का उद्घाटन हुआ। यह है दोस्तों कुछ तथ्य हैं जो आपके सामने में लेकर आ गया। 9 तथ्य हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना सभी साथी इनका, जल्दी से ले ले एक बार, आगे चलते हैं फिर हम। अब हम बात करते हैं दोस्तों सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के उपयोग की सीमाएं, हानियां। पहला, अधिकतर विद्यालय प्रशासन सूचना संप्रेषण तकनीक के प्रभावशाली ढंग से उपयोग नहीं करना जानते हैं। उनकी अनभिज्ञता आईसीटी के उपयोग में बाधा डालती है। नहीं जानते हैं तो नहीं करेंगे, यह बाधा, पहली बाधा हो गई। विद्यालयों में समुचित सुविधाओं का अभाव और विद्यालयों प्रशासन एवं राज्य सरकारों का सूचना संप्रेषण के उपयोग को लेकर उत्साही न होना। शिक्षक की हमेशा चिंता बनी रहती है कि तकनीक के प्रयोग से विद्यार्थी स्वयं ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो उनका महत्व नहीं रहेगा, इसलिए शिक्षक स्वयं इस तकनीक का उपयोग नहीं करना चाहते जिससे उनका अस्तित्व बना रहे। एक शिक्षक यह चाहता है कि मेरा अस्तित्व तभी बना रहेगा जब मैं बोल रहा हूं वो ही सुने। अगर मैंने सब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाल दिया तो मेरा क्या होगा, जबकि ऐसा विचार हमारा नहीं है। साथी हमारे साथ हैं, देखते रहेंगे। और क्या क्या है देखिए, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के उपयोग संबंधी सुविधाएं हमारे गांव के विद्यालयों में उपलब्ध नहीं है। वे न तो इनका उपयोग करना जानते हैं और न ही इनके पास की तकनीकी उपकरण खरीदने के साधन है। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के प्रयोग से संबंधित ज्ञान कौशल अभिरुचि के विकास का प्रयास नहीं किया जाता है। विद्यालय का पाठ्यक्रम, परीक्षा पद्धति, मूल्यांकन पद्धति आदि सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के प्रयोग के अनुकूल नहीं है। दोस्तों, ये सीमाएं होगी दोस्तों, और यही है आपका तीसरा टॉपिक, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। दोस्तों 3 टॉपिक हो गए, नोट्स ऐप पर डाल दूंगा सभी के सभी आज में, वहां से आप ले सकते हैं। पहला काम आपका ये रहेगा, कमेंट करके बता दो क्लास में कोई डाउट है या कैसी लगी ये क्लास आपको। दूसरी बात, सभी साथियों से मेरा निवेदन, यहां पर दी गई है इंस्टाग्राम आईडी, सभी साथी आज ही हमारे साथ जुड़े वहां पर, इसके बाद जाइए और जुड़िए दोस्तों। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।